हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, ऑप्शनल ज्योग्राफी में अभी तक जो हमने विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं और लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, इनके विषय में थोड़ी सी चर्चा की। ये देखा कि इनकी कौन कौन सी जनसांख्यिकी विशेषताएं हैं और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के आधार पर हमने इन्हें समझने की कोशिश की। तो आज देखिए, अब हम विश्व से आगे बढ़ के और अपने भारत की बात करेंगे, यानी कि भारत की जो जनसांख्यिकी विशेषताएं हैं उन्हें हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, उससे पहले एक टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रह गया था, वो था सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो जो है वर्ल्ड में क्यों अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग होता है, क्या उसके कारण है? क्यों विकसित देशों में जो सेक्स रेशियो है वो अच्छा है, क्यों विकासशील देशों में खराब है? तो इसकी थोड़ी-सी चर्चा कर लेना पहले सही रहेगा, फिर हम भारत पे आएँगे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की, तो इसका मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। यानी अगर किसी समाज में मान लीजिए 1000 पुरुष हैं, तो उनके अनुपात में फिर महिलाएँ कितनी हैं? 1010 हो सकती हैं, 1020 हो सकती हैं या 980 ही हो सकती हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। तो देखिए, अगर महिलाओं की संख्या कम है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? पहली बात तो है कि मातृ मृत्यु दर का अधिक होना, यानी कि जो आप कह लीजिए प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं हैं उनकी मृत्यु ज़्यादा हो रही है, या डिलीवरी के बाद 42 दिन के अंतर्गत जो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे कहते हैं मातृ मृत्यु दर। अब अगर स्वास्थ्य सुविधाएं खराब हैं या महिलाओं को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो मातृ मृत्यु दर अधिक होगी। जिन देशों में मातृ मृत्यु दर अधिक होगी, देखिए, तो सीधी सी बात है, वहाँ पे फिर सेक्स रेशियो खराब होगा, वहाँ पे महिलाओं की संख्या कम होगी क्योंकि अधिक महिलाओं की मृत्यु हो रही है। तो आप कह सकते हैं ऐसे देश जहाँ पे पोषण का स्तर अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे मातृ मृत्यु दर अधिक होगी। यानी कि जो विकासशील देश हैं या आप कह लीजिए अल्प विकसित देश हैं, कह लीजिए कि जो अभी डेवलप नहीं हो पाए हैं, अविकसित देश हैं, तो उनमें जो है आप देखेंगे कि मातृ मृत्यु दर अधिक होती है। तो वहाँ पे एक ये भी कारण है जिससे सेक्स रेशियो वहाँ का खराब होता है। इसी तरह से देखिए, अलग अलग लिंगों के व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा क्या है। अब हो सकता है कि कुछ देशों में जो महिलाएँ हैं उन पे कम ध्यान दिया जाता है, पुरुषों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और फिर जो महिलाएँ हैं, देखिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों वगैरह में उन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो उनसे उससे क्या होता है, उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो कम हो जाती है। यानी कि वो जितने वर्ष जीवित रहती हैं उसकी आप कह लीजिए आयु कम होती है और पुरुषों की जीवित रहने की आयु ज़्यादा होती है। तो इस वजह से भी जो लिंगानुपात है वो गड़बड़ हो जाता है। फिर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंग आधारित मृत्यु दर, यानी कि जिन बच्चों की उम्र 5 वर्ष से कम है, तो उनमें आप कह लीजिए डेथ का क्या पैटर्न है कि हो सकता है जो मेल चाइल्ड है उसकी मृत्यु कम होती हो और फीमेल चाइल्ड की मृत्यु ज़्यादा होती हो। तो इसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं। देखिए, एक तो कल्चरल रीज़न ही हो गया कि देखिए, मान लीजिए कि जो गर्ल चाइल्ड है उस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसके स्वास्थ्य पे, पोषण पे उतना ज़्यादा खर्च नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे कई सारे रीज़न हो सकते हैं, अ, जिसकी वजह से आप कह लीजिए कि जो गर्ल चाइल्ड है उसकी मृत्यु दर ज़्यादा है, इस वजह से भी लिंगानुपात गड़बड़ हो सकता है। फिर देखिए, लिंग आधारित प्रवास। अब क्या होता है कि हमारा जैसे भारत है, तो भारत में देखिए यूपी से, बिहार से बहुत सारे लोग दिल्ली जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं काम करने के लिए। तो इससे भी देखिए जो लिंगानुपात है वो बिगड़ जाता है। अब देखिए, बिहार से अगर बहुत ज़्यादा लोग आ गए, यूपी से बहुत ज़्यादा लोग आ गए, तो वहाँ पे जो महिलाओं की संख्या है वो बढ़ी हुई दिखेगी जहाँ से लोग जाते हैं। और फिर जिन जगहों पे जा रहे हैं वहाँ पे पुरुषों की संख्या ज़्यादा दिखेगी, जैसे कि महाराष्ट्र हुआ। तो ये सारी भी बातें होती हैं, यानी कि जो विकासशील देश हैं वहाँ पे पुरुषों का प्रवास अधिक होता है। पुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं जीविका कमाने के लिए। तो इसलिए जो लिंग आधारित प्रवास है उससे भी लिंगानुपात पे असर पड़ता है। वहीं देखिए, विकसित देशों में क्या है, विकसित देशों में हमने पहले भी देखा है कि अक्सर जो लोग हैं वो एजुकेशन के लिए दूसरी जगह पे जाते हैं, काम करने के लिए दूसरी जगह पे जाते हैं। लेकिन वहाँ की जो सोसाइटी है वो एग्रीकल्चर नहीं है, और वहाँ पे जो आप कह लीजिए महिलाएँ हैं उन पे पर्याप्त ध्यान दिया जाता है, वो काफ़ी कुछ अपना इंडिपेंडेंट भी होती हैं। तो विकसित देशों में आप देखेंगे कि महिलाओं का प्रवास ज़्यादा होता है एजुकेशन वगैरह की वजह से। तो इसलिए आप देखेंगे कि विकसित देशों के जो बड़े-बड़े शहर हैं वहाँ पे महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा होता है। अब देखिए, जैसे सऊदी अरब अमीरात की बात करें, अगर विश्व के लेवल की हम बात कर रहे हैं तो सऊदी अरब अमीरात की, तो सऊदी अरब अमीरात जो है वहाँ पे पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसका कारण यही है कि विश्व भर से जो अलग-अलग देश जाते हैं, देश के लोग जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने परिवार को तो पीछे छोड़ जाते हैं, यानी महिलाएँ तो पीछे छूट गईं, और अकेले वहाँ पे काम करने जाते हैं। तो इस वजह से सऊदी अरब अमीरात जो है वहाँ पे पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। इसी तरह से सेशेल्स, तो सेशेल्स जो है टूरिज़्म का बहुत बड़ा केंद्र है, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग काम करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में सेशेल्स में भी जो मेल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, फीमेल पॉपुलेशन कम है। फिर देखिए, संस्कृति की बात आ जाती है, यानी फीमेल फोर्टिसाइड, यानी कि घर में ही फीमेल चाइल्ड को मार देना। तो ये सारी जो बातें हैं ये कल्चरल बातें हैं, तो इसकी वजह से भी लिंगानुपात गड़बड़ हो सकता है। जैसे चीन में देखा जाता है, भारत में देखा जाता है, कई सारे और भी एशिया के देशों में ये समस्या है। इसके साथ ही देखिए, युद्ध या गृह युद्ध होता है तो इससे भी लिंगानुपात बिगड़ जाता है।
क्योंकि अभी तक देखिए विश्व में जो पैटर्न रहा है उसमें जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो युद्ध होते हैं उसमें पुरुष ही लड़ते हैं। तो ऐसे में देखिए अचानक से अगर कहीं पे युद्ध छिड़ गया तो पुरुषों की संख्या में तेज़ी से कमी आ जाती है। तो इस कारण से भी जो लिंगानुपात है वो बदल जाता है, यानी महिलाओं की संख्या अधिक दिखने लगती है और पुरुषों की संख्या कम हो जाती है। तो जैसे सोवियत संघ ने 2 जो है वर्ल्ड वार लड़े, उसके बाद भी उसमें भी गृह युद्ध वगैरह चलता रहा। तो इस वजह से लंबे समय तक जो सोवियत संघ है उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है। क्योंकि बहुत सारे जो पुरुष थे उनकी मृत्यु हो गई युद्ध के दौरान। फिर देखिए इससे नुकसान क्या है? अगर सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, यानी महिलाओं की संख्या किसी समाज में बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर ये हिंसात्मक जो गतिविधियाँ हैं उनमें वृद्धि होने लगती है, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में आप कह लीजिए वृद्धि होने लगती है। तो अब देखिए बात करते हैं कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि का इतिहास रहा है, यानी भारत में किस तरह से जनसंख्या वृद्धि हुई है, या कह लीजिए जो भारत में जनसांख्यिकी संक्रमण है वो किस प्रकार से हुआ है। तो उसके विषय में बात करते हैं। तो देखिए 4 चरणों में इसका हम अध्ययन करेंगे। पहला चरण है, उसके अंतर्गत क्या देखा जाता है कि पहला चरण है 1901 से 1920 के बीच का। तो इसमें देखा गया कि जन्म दर भी बहुत ज़्यादा थी और मृत्यु दर जो थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। यानी कि देखिए जन्म दर क्यों ज़्यादा थी? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पे आधारित थी और उस समय कृषि का इतना ज़्यादा मशीनीकरण नहीं हुआ था। अभी भी भारत में जो कृषि है वो मैकेनाइज्ड नहीं है, आप कह लीजिए मशीनीकृत नहीं है। तो उस समय तो बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि देखिए लकड़ी के हल से जुताई होती थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब लोहे का हल तक नहीं था, तो ऐसे में जो कृषि कार्य है उसके लिए जनसंख्या की ज़्यादा ज़रूरत होती होगी। इसके साथ ही फिर एजुकेशन का स्तर बहुत ज़्यादा खराब था, हेल्थ का आप कह लीजिए स्तर बहुत ज़्यादा खराब था, इसलिए जो जन्म दर थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसके साथ ही क्योंकि देखिए हेल्थ फैसिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, इसलिए मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा थी, महामारियाँ फैलती रहती थी, अकाल है, भुखमरी है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा थी और जन्म दर भी बहुत ज़्यादा थी। तो आप कह लीजिए जो जनसंख्या थी वो स्थिर रही थी, यानी कि वो स्टेबल जनसंख्या का पीरियड था 1901 से 1920 के बीच का। फिर बात करते हैं दूसरे चरण की या सेकंड स्टेज की, तो ये है 1921 से 1950 तक का। तो देखिए इस दौरान क्या होता है, स्वास्थ्य सेवाओं में धीरे-धीरे सुधार होने लगता है, जो महामारियाँ वगैरह हैं उन पे कंट्रोल होने लगता है। तो जनसंख्या में देखिए वृद्धि होती है, धीरे-धीरे वृद्धि होना शुरू होती है और निरंतर वृद्धि होती है, ठीक है? 1921 से 1950 तक जो है कंटीन्यूअस आप कह लीजिए जनसंख्या में वृद्धि होती रही। जो तीसरा चरण है वो है 1951 से 1980 के बीच का। तो इस दौरान देखिए जनसंख्या में बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि हुई, क्योंकि आप जानते हैं इसके बाद जो है आप कह लीजिए भारत जो है आज़ाद हो गया था। फिर भारत अपने लिए ऐसी नीतियाँ बनाने लगा था, जो भारत की जनता के लिए, आम लोगों के लिए कल्याणकारी हो। तो ऐसे में क्या हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं का देखिए विस्तार किया गया, जगह-जगह स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाई गई। इसके साथ ही देखिए जो आप कह लीजिए कि खाद्यान्न वगैरह की समस्या रहती थी, उसे भी दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास हुए, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए काम किया गया। तो कई सारे काम किए गए, इस वजह से जो जन्म दर है देखिए उसमें तो कमी आई थोड़ी-सी, क्योंकि एजुकेशन वगैरह का विस्तार हो रहा था, लेकिन जो मृत्यु दर है उसमें भारी कमी आई, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से मृत्यु दर कम हो गई। तो ऐसे में जनसंख्या की जो वृद्धि थी वो बहुत ज़्यादा हो गई, यानी जनसंख्या विस्फोट जिसे हम कहते हैं, तो उस लेवल पे हम पहुँच गए। फिर देखिए जो चौथा चरण है वो 1981 से शुरू होता है, 1981 से शुरू होता है और अभी तक चल रहा है, कह लीजिए आप। जो अभी का सन है, अभी तक हम चतुर्थावस्था में हैं। तो इसमें क्या है कि घटती दर से जनसंख्या वृद्धि हुई, यानी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, ऐसा नहीं है जनसंख्या वृद्धि खत्म हो गई है, लेकिन घटती दर से हो रही है। जितनी तेजी से पहले जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, अब उतनी तेजी से जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही है। तो इसके कई सारे रीजन है। देखिए एक तो भारत में आप देख रहे हैं नगरीकरण हुआ है, औद्योगिकीकरण हुआ है। इस वजह से लोगों का आप कह लीजिए जो लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसमें चेंज आया है, जो सोच है उसमें चेंज आया है। उसके साथ ही रोजगार की उपलब्धता हो गई है, तकनीकी विकास हुआ है, चिकित्सीय सुविधाओं में उपलब्धता हुई है। तो इस वजह से जो जन्म दर है और जो मृत्यु दर है, दोनों में धीरे-धीरे अब कमी आने लगी है। क्योंकि देखिए एक तरफ तो लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोगों को शिक्षा मिल रही है, ठीक है? दूसरी तरफ स्वास्थ्य की फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं। तो जो जन्म दर है उसमें भी कमी आ रही है और मृत्यु दर है उसमें भी कमी आ रही है। तो देखिए अब अगर इसे हम ग्राफ के द्वारा समझें, भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है उसको हम ग्राफ के द्वारा समझें, तो ये किस प्रकार से दिखता है। तो देखिए ये जो है ये आप देख रहे हैं पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन में जो वृद्धि हुई 200 मिलियन 400 मिलियन, तो ये पॉपुलेशन है और ये ईयर्स हैं 1901 से लेके और फिर 2011 तक के। तो अगर हम इस ग्राफ का एक तरह से विश्लेषण करें तो हमें दिखाई देता है कि जो पहला चरण है, तो इसमें आप कह लीजिए जो जनसंख्या में वृद्धि है वो लगभग स्टेबल है, बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन फ़ेज़ 2 में हमें दिखता है कि धीरे-धीरे जनसंख्या में वृद्धि आना शुरू हो गई थी।
और फ़ेज़ 3 जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनसँख्या में आप कह लीजिए विस्फोट का चरण है, बहुत तेज़ी से जनसँख्या में वृद्धि हुई। तो ये आपको दिख रहा है कि कितनी तेज़ी से देखिए जनसँख्या का जो ग्राफ़ है वो ऊपर जा रहा है, यानी कितनी तेज़ी से हमारे यहाँ जनसँख्या वृद्धि हो रही है। और फ़ेज़ 4 में अब भी देखिए जनसँख्या में वृद्धि हो रही है। अनडाउटली जो जनसँख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन जो पहले वृद्धि की दर थी अब उसमें कमी आ रही है। यानी अब उतनी तेज़ी से वृद्धि नहीं हो रही है जितनी तेज़ी से पहले होती थी। तो ये ग्राफ़ हो गया आपका, आप कह लीजिए जो भारत में पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है उसके लिए। तो देखिए जनसंख्या घनत्व कितना है भारत में, यानी अलग-अलग स्थानों पे कितना जनसंख्या घनत्व है अलग-अलग प्रदेशों में। तो देखिए पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि पहले के वीडियोज़ में हम इस पे काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे पाया जाता है? यानी कि ऐसे प्रदेश जहाँ पे 1000 लोगों से ज़्यादा लोग रह रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में 1000 से ज़्यादा लोग रहते हैं जहाँ पे। तो दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पांडिचेरी। अब आप जानते हैं कि दिल्ली जो है इंडस्ट्रियलाइज़्ड एरिया है। तो इस वजह से दिल्ली में हर जगह से लोग जाते हैं काम करने के लिए, इसीलिए वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। फिर बात आती है कि जहाँ पे अधिक घनत्व है, यानी 1000 व्यक्ति के आसपास रह रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो कुछ उत्तर-पूर्वी राज्य हैं, कुछ दक्षिण भारत के राज्य हैं, जहाँ पे इस तरह की स्थिति देखी जाती है। तो जैसे कि बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, तो ये अधिक घनत्व वाले क्षेत्र हैं। अब जैसे कि बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो हमारे ये जो राज्य हैं, ये अभी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज़ नहीं हो पाए हैं। यहाँ पे कृषि कार्य प्रमुखता से होता है और आप जानते हैं कि जो कृषि होती है, उसमें भी आप कह लीजिए कि मशीनों का बहुत कम इस्तेमाल होता है। इस वजह से आप कह लीजिए कि यहाँ पे जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। और देखिए क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और क्षेत्रफल तो बढ़ेगा नहीं, क्षेत्रफल तो एक राज्य का जो है वही रहेगा। तो ऐसे में जो जनसंख्या घनत्व है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसके साथ ही यहाँ पे एजुकेशन है, अवेयरनेस है, इनकी कमी है। तो ये सारे रीज़न हैं। फिर बात आती है सामान्य घनत्व वाले राज्यों की, यानी जहाँ पे 251 से 500 के बीच में लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो दक्षिणी भारत का जो पठार है, उत्तर-पश्चिम भारत है, तो ऐसे ये जो राज्य हैं, ये सामान्य घनत्व वाले हैं, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तो ये सामान्य घनत्व वाले राज्य हैं। फिर न्यून घनत्व वाले राज्य, तो देखिए जहाँ पे 101 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, तो ऐसे राज्य कौन से हैं? तो देखिए जहाँ पे धरातल विषम है, यानी कि आप कह लीजिए रहने के लायक नहीं है या फिर रहने में कठिनाई होती है, जलवायु अनुकूल नहीं है, इसके साथ ही जल की कमी रहती है, आपदा बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि भूकंप आता रहता है या फिर कह लीजिए बाढ़ आती रहती है। तो ऐसे जो आप कह लीजिए स्टेट होंगे वो न्यून घनत्व वाले होंगे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, मणिपुर है, नागालैंड है, मेघालय है। तो यहाँ पे घनत्व न्यून पाया जाता है। अब बात आती है अति न्यून घनत्व वाले राज्यों की, तो जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिज़ोरम हो गया, सिक्किम हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। तो ये सारे जो है अति न्यून घनत्व वाले प्रदेश हैं भारत के, यानी कि जहाँ पे 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या पाई जाती है। तो 1 वर्ग किलोमीटर में 100 व्यक्ति भी नहीं रहते हैं। देखिए कहाँ तो दिल्ली में 1000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं 1 वर्ग किलोमीटर में और कहाँ यहाँ पे 100 व्यक्ति भी नहीं रहते हैं, यानी 10 गुने से भी ज़्यादा का अंतर है। तो अब देखते हैं कि भारत की जनसांख्यिकी विशेषताएँ क्या हैं? तो देखिए भारत की जनसांख्यिकी विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो ब पूरे भारत में एक ही तरह की जनसांख्यिकी विशेषताएँ नहीं है। यानी कि पूरे भारत में जो लिंग अनुपात है, जो जन्म दर है, जो मृत्यु दर है, जो लिटरेसी का रेट है, वो हर राज्य में अलग-अलग है। और इसका कारण ये है क्योंकि हर राज्य जो है जनसांख्यिकी संक्रमण के अलग-अलग चरणों से गुज़र रहे हैं। कुछ राज्य जो हैं उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है। जैसे केरल है उसने शिक्षा स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा ध्यान देके अपना विकास कर लिया। इसके साथ ही कुछ राज्य हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ खूब ज़्यादा विकसित हो गई, जैसे महाराष्ट्र वगैरह है, तो इससे उनका विकास हो गया। कुछ राज्य हैं जो अभी भी विकास नहीं कर पाए, जैसे हमारा बिहार हुआ और आपका उत्तर प्रदेश हुआ, तो ये सारे जो राज्य हैं ये अभी भी विकास नहीं कर पाए हैं। तो इस वजह से हर राज्य में आप कह लीजिए जो जनसांख्यिकी विशेषताएं हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो अगर हम इनकी कुछ चर्चा करें, थोड़ी कुछ ऐसे पॉइंट्स ले लेते हैं जिनके विषय में हम बात कर देते हैं। तो पहली बात तो हो गई देखिए असमानता। जब हम असमानता कहते हैं तो याद रखिए असमानता केवल आर्थिक नहीं होती है, ठीक है? असमानता हो सकती है शिक्षा पे आधारित, यानी कि कुछ लोगों को शिक्षा का अधिकार है, कुछ लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, कुछ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ बहुत आसानी से मिलती हैं, कुछ को नहीं मिलती हैं, कुछ लोगों को समाज में बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है, जैसे कि जातिवाद वगैरह हो गया उसके अनुसार। और कुछ लोग जो हैं उनका दर्जा समाज में बहुत नीचे रखा जाता है। तो असमानता की हम बात करते हैं तो भारत में देखिए असमानता बहुत बड़े पैमाने पे है। जाति पे आधारित असमानता आपको दिखेगी, जो भी बड़े-बड़े पद हैं उसमें अधिकतर आपको उच्च जाति के लोग बैठे हुए दिखेंगे क्योंकि उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ थी शिक्षा वगैरह की, कि वो लोग वहाँ तक पहुँच सके। फिर लिंग आधारित आपको असमानता बहुत ज़्यादा दिखेगी, यानी कि जो हमारे यहाँ गर्ल्स हैं या कह लीजिए जो महिलाएँ हैं
तो उनके विषय में आम धारणा यही है कि उनको घर में रहना चाहिए। तो इन सारे कारणों से जो लिंग आधारित असमानता है वो भी आपको दिखेगी। महिलाओं को शिक्षा की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है, जो समाज में महिलाओं का स्थान है वो भी दोयम दर्जे का है। अब देखिए भारत की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखिए भारत का हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये धीरे धीरे ऐसे डिसीजन देने लगे हैं, भारत की सरकार ऐसी नीतियां बनाने लगी हैं कि दोनों लिंगों में समानता है। तो इसके साथ ही देखिए प्रादेशिक असमानता भी है, यानी कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के ही दो स्थान हैं, तो उन दोनों स्थानों में भी असमानता पाई जाती है। जैसे कि हम बुंदेलखंड की बात करें, तो देखिए बुंदेलखंड की क्या समस्या है कि वहाँ पे संसाधनों की कमी है। तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ के जो नागरिक हैं उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य ये सारी अच्छे तरीके से नहीं मिल पाती हैं। तो यानी कि जो अलग अलग राज्य हैं उसमें प्रादेशिक स्तर पे, या कह लीजिए अलग अलग जो रीजन है वहाँ पे भी असमानता विद्यमान है। देखिए भारत की जो जनसांख्यिकी विशेषताएं हैं इसके बारे में हम और ज़्यादा जो चर्चा करेंगे वो जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ रहे होंगे तो तब चर्चा करेंगे, क्योंकि ये यूपीएससी का एक अलग से टॉपिक है, मानव विकास सूचकांक। तो जब हम उसमें चर्चा करेंगे विश्व के अलग अलग देशों की, तो उसमें हम ये भी चर्चा कर लेंगे कि भारत की क्या स्थिति है, भारत के अलग अलग राज्यों की क्या स्थिति है। अच्छा, जो वृद्धों की समस्या है, यानी कि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो रही है, मृत्यु दर में कमी हो रही है, तो इस वजह से जो वृद्धों की समस्या है, इसके बारे में इससे जो ठीक पहले वाला वीडियो है, उसमें हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी। तो देखिए, ये मैंने बता इसलिए दिया आपको पॉइंट, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की जनसांख्यिकी विशेषताओं के विषय में लिखिए, तो आप जो है केवल आप कह लीजिए ऊपरी बातें लिख के ना आए, जो गहराई से बातें लिखने वाली होती हैं, यानी कि जो वृद्धों की समस्या बढ़ रही है, जो मानव विकास सूचकांक की स्थिति है अलग अलग राज्यों में, जो असमानता की समस्या, इन सारी चीज़ों को आप लिख के आएँ। तो देखिए भारत के विषय में जो 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों की लिटरेसी, इनमें पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या स्तर है और सेक्स रेशियो, ये जो हमारी जनगणना के आंकड़े आए थे 2011 के आधार पे, वो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। तो उस आधार पे हम थोड़ा-सा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे जो भारत की स्थिति है। और आप देखिए कम से कम ज़्यादा आंकड़े मत रटिए, तो इतने आंकड़े तो याद ही रखिए। क्योंकि जब आप अपनी बात को फैक्ट के साथ लिख के आएँगे, तो ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप केवल जनरल टर्म में बात करके आएँगे तो देखिए वो तो फिर कोई भी कर सकता है। जो व्यक्ति रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता है वो भी इस तरह की बातें कर सकता है। तो फिर आप जियोग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक तरह से आंसर लिख रहे हैं, तो आप में क्या डिफरेंस है और उस व्यक्ति में। तो थोड़ा-सा आपको आंकड़ों के माध्यम से गहराई से बात रखना चाहिए। तो देखिए अगर हम एजुकेशन के इफ़ेक्ट की बात करें, तो केरल में वो साफ दिखता है सेक्स रेशियो पे कि जो एजुकेशन है वहाँ पे 93.91 है लिटरेसी रेट, ठीक है? तो इसी वजह से वहाँ पे देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ जो है 4.9% ही दिखती है, और जो सेक्स रेशियो है वो 1058 है, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन केवल लिटरेसी रेट अच्छा होने से हम ये नहीं कह सकते कि जो सेक्स रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जो कल्चरल एक तरह से हमारे पुराने जो कल्चरल आप कह लीजिए कि वैल्यूज़ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अब देखिए जैसे कि जो लिटरेसी रेट है पंजाब में वो अच्छा है, 76.60 है, जबकि यूपी में केवल 69.72 है। इसके बाद भी पंजाब जो है वहाँ का सेक्स रेशियो खराब है। वहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। यूपी में भी स्थिति खराब है, लेकिन पंजाब से बेटर है, जबकि यूपी की जो लिटरेसी रेट है वो कम है। ठीक है, यानी कि जो कल्चरल आप कह लीजिए बातें हैं उन्हें भी हमें चेंज करना होगा। इसीलिए देखिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है वो पंजाब हरियाणा में बहुत तेज़ी से लागू किया गया है। और एक तरह से जो कल्चरल हमारी वैल्यूज़ रही हैं उनको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। फिर देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इसका सीधा संबंध है हमारे यहाँ की जो लिटरेसी है, या फिर कह लीजिए जो अलग अलग राज्यों का विकास हुआ है उससे। तो अब देखिए केरल में सबसे कम आप कह लीजिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ है। यूपी में हमने जो 4 राज्य लिखे हैं इनमें से यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है 20.1% की। तमिलनाडु में 15.6% है और पंजाब में 13.7% है। तो कहने का मतलब यही है कि अलग-अलग जो भारत के राज्य हैं वो जनसांख्यिकी संक्रमण की अलग-अलग दशाओं से गुजर रहे हैं, और इसीलिए इनकी जो पॉपुलेशन की वृद्धि की स्थिति है, जो लिटरेसी रेट है, इन सब में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। तो देखिए भारत की जो जनसांख्यिकी विशेषताएं हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण फीचर है जनसांख्यिकी लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड। आप देखते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो लगातार कहते रहते हैं कि जो भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये इसके लिए सबसे ज़्यादा फायदे की बात है। यानी कि भारत सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश है। तो ऐसे में देखिए अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि भारत की जनसांख्यिकी विशेषताओं के बारे में लिखिए या इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, तो आप जनसांख्यिकी लाभांश की चर्चा करना ना भूलें वहाँ पे। तो समझते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, यानी कि कुल जनसंख्या में कार्यकारी जनसंख्या का अधिक अनुपात होना।
तो समझते हैं कि कार्यकारी जनसंख्या क्या है। तो देखिए आप कह लीजिए जो बच्चे होते हैं यानी कि 0 से और 15 साल के बीच जिनकी आयु होती है, तो उनको हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन मानते हैं यानी कि निर्भर जनसंख्या मानते हैं क्योंकि देखिए बच्चे जो हैं काम तो कर नहीं सकते हैं तो उन्हें हम निर्भर जनसंख्या मानते हैं। वैसे ही ऐसे लोग जिनकी आयु 59 से ऊपर हो चुकी है, तो उनको भी हम निर्भर जनसंख्या मानते हैं यानी कि ये भी फिर दूसरे पे निर्भर हो जाते हैं जिनकी आयु 59 से ऊपर है। तो यानी कि देखिए पॉपुलेशन जिसकी आयु जो है 15 से और 59 यानी 15 टू 59 के बीच में है तो वो हो गई हमारी कार्यकारी जनसंख्या या फिर वर्किंग पॉपुलेशन। तो हमारे देश में जो कार्यकारी जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या में अधिक अनुपात में है। इसके साथ ही जो हमारे यहाँ का कार्यकारी जनसंख्या है जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो निर्भर जनसंख्या यानी बच्चे और वृद्ध से अधिक है। तो हमारे यहाँ वर्क करने वाले लोग देखिए ज़्यादा हैं और जो निर्भर लोग हैं वो कम हैं। तो इससे क्या होता है देखिए निवेश की संभावनाएं बढ़ती हैं क्योंकि अब देखिए जो कंपनीज होती हैं उनको जहाँ पे श्रम सस्ता मिलता है वो वहीं पे जाके अपनी इंडस्ट्री लगा देती हैं। अब भारत में क्योंकि बहुत सारे श्रमिक हैं, तो इसलिए जो श्रम है वो सस्ता है, सस्ते में लोग काम करते हैं। तो ऐसे में अगर जो कह लीजिए भारत की लेबर फ़ोर्स है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो जाती है, तो विश्व भर में जो अलग-अलग कंपनीज़ हैं, वो आके भारत में अपना कह लीजिए निवेश कर देंगी, अपनी जो कह लीजिए कि कंपनीज़ हैं, उनको खोल देंगी। क्योंकि भारत में उत्पादन फिर वो सस्ते में कर पाएँगी और आप जानते हैं कि जो मार्केट है, वो कॉम्पिटिशन पे चलती है, तो जितना सस्ता वो उत्पादन करेंगी, उतना ज़्यादा उन वो टफ कॉम्पिटिशन दे पाएँगी दूसरी कंपनीज़ को और उतना ज़्यादा उनका प्रोडक्ट बिकेगा। फिर दूसरी बात आती है कि देखिए इससे बड़ा बाजार उपलब्ध हो रहा है। यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं तो यानी कि वो पैसा कमा रहे हैं और जब पैसा कमा रहे हैं तो खर्च भी करेंगे। यानी कि भारत जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो इतनी बड़ी मार्केट है भारत तो देखिए इसीलिए भारत में जो विश्व की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वॉलमार्ट हैं, ये सारी आना चाहती हैं, अपना कह लीजिए निवेश करना चाहती हैं। आप देख रहे हैं उबर के केस में कि उबर ने भारत में इसीलिए निवेश किया क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है? तो इन सब से क्या होता है लगातार जीडीपी में वृद्धि होती है और फिर जब जीडीपी में वृद्धि होती है तो नागरिकों का भी जीवन स्तर धीरे-धीरे सुधरता है। देखिए लेकिन इसके लिए चैलेंजेस क्या हैं? तो मुख्य आवश्यकता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा की फैसिलिटी सभी को उपलब्ध कराई जाए। अब अगर कोई बच्चा जो देखिए जो पैदा होता है उसके बाद जन्म से ही वो कुपोषित है, तो फिर क्या होगा? जो कुपोषित बच्चा है वो आगे चल के एक कुपोषित नागरिक में टर्न होगा। तो फिर वो कार्यकारी जनसंख्या का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन कह लीजिए जितनी उसमें क्षमता होना चाहिए काम करने की, जो उसका आईक्यू लेवल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें नहीं होंगी। तो फिर हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा नहीं ले पाएँगे। इसी तरह से शिक्षा, अगर कोई नागरिक है वो शिक्षित नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है, वो किसी कंपनी में काम करने के लायक नहीं है, तो फिर देखिए कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा जो हमारे पास कह लीजिए कार्यकारी जनसंख्या है उसका। तो स्वास्थ्य और शिक्षा मुख्य आवश्यकताएँ हैं। इसके साथ ही देखिए समानता है, सुशासन है, इन सारी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं होगा, तो फिर कोई कंपनी आपके यहाँ आके निवेश नहीं करना चाहेगी। इसके साथ ही जो नागरिक हैं, वो आपस में लड़ते रहेंगे। आप कह लीजिए सांप्रदायिक दंगे और इस तरह की समस्याएँ शुरू हो जाएँगी। तो यानी कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाएगा। हिंसा है, ठीक है, चाहे फिर वो सांप्रदायिक हो या किसी अन्य आधार पे हो, अपराध है तो ये सारी समस्याएं फिर शुरू हो जाएंगी। इसलिए हमें कुछ चीजें हैं जिन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो भारत में देखिए जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है और जो जनसंख्या की संरचना है उसके भविष्य में क्या प्रभाव होंगे, अभी क्या प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। अब थोड़ी सी अंतिम रूप से इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तो ये जो 5 राज्य हैं ये देश की जनसंख्या में भविष्य में केवल 55% का योगदान देंगे। यानी कि मान लीजिए देश में अगर 100 लोगों की संख्या बढ़ी तो उसमें से 55 लोग केवल इन 5 राज्यों से आएंगे, ठीक है? तो यानी कि बहुत ज्यादा जनसंख्या वृद्धि में जो योगदान होगा केवल इन 5 राज्यों का होगा। अब इससे समस्या क्या है? तो पहली समस्या जो अभी दिखाई भी देने लगी है वो है उत्तर बनाम दक्षिण। क्योंकि देखिए जो हमारे उत्तर भारत के राज्य हैं वो अभी जनसांख्यिकी संक्रमण की अधिकतर दूसरी अवस्था में है। यानी कि अभी वो धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो जनसंख्या की वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा तेज है जैसा कि हमने देखा भी 5 राज्यों के उदाहरण से। और जो दक्षिण के राज्य हैं उनमें से अधिकतर राज्य जो हैं जनसांख्यिकी संक्रमण की तीसरी अवस्था में है, चौथी अवस्था में है। यानी कि हमने जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत पढ़ा था ना, तो उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी तीसरी और चौथी अवस्था में है। तो ऐसे में उनके यहाँ की जो आप कह लीजिए कि जनसंख्या की वृद्धि है वो कम हो चुकी है। जैसे कि हमने केरल का एग्जाम्पल देखा, तमिलनाडु का एग्जाम्पल देखा कि जो जनसंख्या की वृद्धि है वो उतनी ज़्यादा नहीं रही है। तो इससे देखिए समस्याएं क्या है, राजनीतिक समस्या आएगी। तो देखिए राजनीतिक समस्या से मतलब है देखिए भारत में जो सीटों का बंटवारा होता है, लोकसभा के लिए सीटें मिलती हैं ना हर राज्य को, कि कुछ राज्यों में मान लीजिए 10 सीट है, किसी राज्य में 50 सीट है। तो हर राज्य में लोकसभा की कुछ कुछ सीटें होती हैं, तो वो किस आधार पे होती हैं? वो जनसंख्या के आधार पे होती हैं। किसी राज्य में जितनी जनसंख्या होती है उसी आधार पे वहाँ पे सीटें होती हैं। तो अब देखिए अगर
उत्तर भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और दक्षिण भारत की जनसंख्या अब कम होने लगी है और लगातार कम ही होती जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्टेबल हो चुकी है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है। तो वहाँ पे जनसंख्या अब उतनी ज़्यादा वृद्धि उतनी तेज़ी से नहीं होगी। तो ऐसे में क्या होगा, अब उत्तर भारत में मान लीजिए 1,000 लोग रहते हैं, ठीक है? और दक्षिण भारत में केवल 100 लोग रहते हैं। तो जो उत्तर भारत के राज्य हैं, उनका लोकसभा में उनकी जो सीटें हैं, वो बढ़ जाएँगी। मान लीजिए कि 100 व्यक्ति पे 1 सीट दी जाती है, ठीक है? तो 100 व्यक्ति पे 1 सीट दी जा रही है और उत्तर भारत में है 1000 राज्य 1000 लोग। तो उत्तर भारत में क्या होगा, 10 सीटें उत्तर भारत को मिल गईं, यानी कि ये जो 5 राज्य हैं और कुछ अन्य राज्यों को मिला के 5 सीटें मिल गईं। और दक्षिण भारत में मान लीजिए केवल 200 लोग हैं, तो दक्षिण भारत को कितनी सीटें मिली, 100 लोगों पे 1 सीट है, तो 200 लोगों पे 2 सीट मिल गई। तो कहाँ तो उत्तर भारत जो है वो 10 सीटें ले गया और कहाँ दक्षिण भारत के पास लोकसभा की केवल 2 सीटें हैं। तो इससे क्या होगा, अब उत्तर भारत के, क्योंकि संसद में जो बैठे लोग हैं उसमें उत्तर भारत के लोग ज़्यादा हैं, तो जो नीतियाँ बनेंगी उसमें उत्तर भारत को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा, जो दक्षिण भारत है उसको कम प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो ये सारी समस्याएँ जो हैं ये अब उठने लगी हैं कि आगे किस तरह से इनका सीटों का बँटवारा होगा, क्योंकि शायद 2026 में जो है इसका फिर से एक बार रिव्यू किया जाना है कि जो अलग-अलग स्थानों पे, जो अलग-अलग कह लीजिए प्रदेशों को सीटें मिली हुई हैं, उनको रिव्यू किया जाना है नए आधार पे, तो ये समस्या है देखिए। इसके साथ ही वित्तीय समस्या, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा इस समय एक समस्या चल रही है और वो इसी चीज़ से जुड़ी हुई है। तो वो समस्या बेसिकली ये है कि जो 15वां वित्त आयोग है, इसमें वित्त का बँटवारा किन आधारों पे किया जाए? क्योंकि देखिए, उत्तर भारत की जनसँख्या तो बहुत ज़्यादा है और दक्षिण भारत की कम है। तो ऐसे में कई लोग कह रहे हैं कि जो दक्षिण भारत है, उसको उतना फंड नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए, जबकि जो दक्षिण भारत है, उसने हमारी ग्रोथ में ज़्यादा योगदान दिया है। तो ये भी एक समस्या है कि जो आप कह लीजिए वित्त का बँटवारा है, वो किन आधारों पे हो, उसका फ़ॉर्मूला क्या हो। तो देखिए, इसके साथ ही एक सकारात्मक परिणाम ये है, उत्तर बनाम दक्षिण जो हमने बात की, इसका एक सकारात्मक परिणाम ये है कि अब देखिए दक्षिण के राज्य जो हैं, अपना जो मैक्सिमम दे सकते थे वो आउटपुट दे सक चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए जो आप कह लीजिए यंग पॉपुलेशन है उसमें धीरे-धीरे कमी आएगी। तो यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उसमें काम करने के लिए जो पॉपुलेशन चाहिए होगी, उसमें उत्तर भारत के लोग अपना योगदान दे पाएँगे, ठीक है? तो यानी दक्षिण भारत की जो ग्रोथ है उसमें कहीं न कहीं उत्तर भारत के लोग अपना योगदान दे पाएँगे। तो एक इसका सकारात्मक भी एस्पेक्ट है। फिर राज्यों में देखिए जो क्षेत्रीय विषमता है वो भी भारत में अब चिंता का विषय है। जैसे कि आपने देखा तेलंगाना की माँग उठी, तेलंगाना अलग राज्य बन गया। उसी तरह से बुंदेलखंड की माँग होती है, तो अलग-अलग स्थानों पे आप कह लीजिए अलग-अलग प्रदेशों में अपने-अपने प्रदेशों की माँग होती रहती है कि हमें अलग राज्य का दर्जा दीजिए, हमें अलग राज्य बनाना है अपना। तो वो क्षेत्रीय विषमता के ही कारण है, क्योंकि जो संसाधन है कुछ ही स्थानों पे हैं, तो बाकी जो कह लीजिए बाकी क्षेत्र हैं वो अपने को पिछड़ा महसूस करते हैं और फिर अपने डेवलपमेंट के लिए वो चाहते हैं कि हमें खुद से अपनी नीतियाँ बनानी दी जाएँ। फिर देखिए जो वृद्धों की संख्या में वृद्धि हो रही है लगातार, यानी कि जो आप कह लीजिए कि ओल्ड एज लोग हैं वो धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो आप कह लीजिए टॉपिक हम पहले जीवन प्रत्याशा में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। फिर देखिए प्रवास की समस्या आएगी, यानी कि अभी भी जो आप कह लीजिए उत्तर भारत के बहुत सारे लोग हैं, वो दिल्ली में या महाराष्ट्र में जाते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे रोज़गार के लिए जाते रहते हैं। भविष्य में ये और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे में ज़रूरत है कि घर जो है, आधारभूत संरचना है, इनके विकास के लिए अभी से प्लानिंग की जाए कि किस तरह से सबको वाटर अवेलेबल कराया जाएगा इन स्थानों पे, किस तरह से सबको हाउस अवेलेबल कराया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कराई जाएगी। फिर देखिए जो अलग भाषा और संस्कृत के लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, तो उससे एक तरह से आपस में उनके कह लीजिए खींचतान मचती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी संस्कृति में ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, परिवर्तन ला रहे हैं। तो अलग भाषा के लोग होते हैं, इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का मुद्दा बनने लगता है। तो इन सारी समस्याओं से भी हमें आगे दो चार होना पड़ेगा, तो इनके लिए भी अभी से हमें नीतियाँ बनानी चाहिए कि किस तरह से हम इनको एक तरह से मिक्सिंग को हम मैनेज करेंगे। फिर देखिए एक राजनीतिक समस्या ये भी आती है कि जब हमारे यहाँ के एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तो उस प्रदेश में जो राजनीति है वो ये रूप ले लेती है कि ये बाहर के लोग हमारे यहाँ के रोजगार जो है समाप्त कर रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में इस तरह की आप कह लीजिए नीति ने जन्म लिया और इसी के आधार पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी अस्तित्व में आई। तो इस तरह की राजनीति जो है चलने लगती है। तो देखिए ये कुछ ओवरऑल प्रभाव हैं जो भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है जिससे उसकी वजह से हमें देखने को मिलेंगे। पीछे देखिए जो हमने ये बातें की थी, ये वाली बातें ये जनरल टर्म में थी, ठीक है? और आगे ये जो बातें की हैं ये आपको ये दिखाती हैं कि आप जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं, इसलिए इस तरह से बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।